हाय, वेलकम टू इसके टीचिंग सेंटर। आइए, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ऑस्मोसिस यानी कि प्रासरण। प्रासरण क्या है, ठीक है, इसको अब लिखिए, इसका डिफिनेशन लिखिए यहाँ पर। प्रासरण क्या है, क्या कह रहा है? जब प्योर सॉल्वेंट तथा सॉल्यूशन को एसपीएम यानी कि सेमी प्रेमिएबल मेम्ब्रेबल यानी अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है। किसको अलग किया जाता है? प्योर सॉल्वेंट को। और किससे? सॉल्यूशन को किसके द्वारा? अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है। तब सॉल्वेंट के अणु एसपीएम से होकर प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन या लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाने लगता है। तो इस घटना को प्रासरण कहते हैं, ठीक है। इसका फिगर देखिए यहाँ पर, ये सॉल्वेंट लिए और ये सॉल्यूशन लिए। और जब ये सॉल्वेंट और सॉल्यूशन लिए तब यहाँ डिफिनेशन पढ़िए आप लोग कि जब प्योर सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है। यानी कि ये पर सॉल्वेंट लिए और सॉल्यूशन लिए और यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली डाले, ठीक है। ये पर अर्धपारगम झिल्ली यहाँ पर डाल दिए के द्वारा अलग किया। तब सॉल्वेंट के अणु, इसका जो होगा सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है और इसका अणु क्या देखें हम, इसका अणु जो है सॉल्वेंट के अणु एसपीएम से होकर प्योर सॉल्वेंट से यानी कि इससे प्योर सॉल्वेंट है ये, इससे सॉल्यूशन या सॉल्यूशन किधर हो गया? इधर हो गया। यानी कि ये देखें हम जब अर्धपारगम झिल्ली लगाए तो कुछ अणु जो है शुद्ध अणु इधर जा रहा है, अब एक इधर जा रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन की ओर जा रहा है, सॉल्यूशन की ओर जा रहा है। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन या इसको लोअर कंसंट्रेशन भी कहते हैं, लोअर कंसंट्रेशन। ज़्यादा यूज करेगा तो फिर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाने लगता है, यानी कि इधर से इधर जाने लगता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं कि ऑस्मोसिस यानी कि प्रासरण। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब प्योर सॉल्वेंट तथा सॉल्यूशन को एसपीएम के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट वो भी कौन सा सॉल्वेंट? प्योर सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाने लगता है। तो इस घटना को क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस यानी कि प्रासरण। अर्थात प्रासरण क्या है, इसका आप लोग समझ गए होंगे कि जब प्योर सॉल्वेंट तथा सॉल्यूशन को अर्धपारगम किसमें? अर्धपारगम झिल्ली में, सॉल्यूशन में अर्धपारगम झिल्ली डाले तो क्या निष्कर्ष निकला कि प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। तो इस घटना को क्या कहेंगे? प्रासरण, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड टॉपिक, प्रासरण के दौरान लिखिए, प्रासरण के दौरान सॉल्वेंट के अणु ये आप लोग नोट पॉइंट पर लिख लीजिएगा। क्या देखिए इससे निष्कर्षण क्या निकला? ऑस्मोसिस यानी कि प्रासरण के दौरान क्या देखते हैं कि प्रासरण के दौरान सॉल्वेंट के अणु एसपीएम से होकर प्रवाहित होता है। प्रासरण यानी कि ऑस्मोसिस के दौरान सॉल्वेंट का जो अणु है वो किससे होकर इधर आ रहा है? एसपीएम से होकर, यानी अर्धपारगम झिल्ली से होकर प्योर सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन की ओर इधर आ रहा है, ठीक है। ये टॉपिक हम लिख सकते हैं। अब ये इसका मेन पॉइंट हो गया। अब इसमें हम लोग खासियत क्या क्या देखें? क्या देखें कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर, यानी कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर इधर आ रहा है। क्या लिखेंगे? सॉल्वेंट से
ठीक है। क्या देखें कि पारगन जब झिल्ली लगाए तो क्या देखें कि प्योर सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन की ओर जा रहा है। और क्या देखें कि लोअर कंसंट्रेशन से किधर जा रहा था, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर। लोअर कंसंट्रेशन से किधर जा रहा था, हायर कंसंट्रेशन, यानी कि ये भाग को क्या बोले थे, लोअर, और ये भाग को क्या बोले थे, हायर। यानी इसको निम्न प्रासरण, निम्न सांद्रण, और इसको उच्च सांद्रण। लोअर कंसंट्रेशन निम्न सांद्रण और हायर कंसंट्रेशन उच्च सांद्रण। और क्या देखें कि हायर वीपी से लोअर वीपी की ओर, क्या लिखेंगे, हायर वीपी यानी कि वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब, हायर वेपर प्रेशर से लोअर वेपर प्रेशर वीपी की ओर। यानी कि वाष्प दाब जो होगा, क्या देखें कि हमारा वाष्प दाब जो था हायर था, तो ये किधर जा रहा था, लोअर। यानी कि वाष्प दाब, इससे आपको समझ में आ गया होगा ये सेंटेंस से कि ये सेंटेंस विपरीत होता है कि वीपी यानी कि ऑस्मोसिक प्रेशर में वेपर प्रेशर हायर वेपर प्रेशर से लोअर वेपर प्रेशर की ओर जा रहा था। वीपी यानी कि वेपर प्रेशर। वाष्प दाब, ठीक है, हायर वेपर प्रेशर से लोअर वेपर प्रेशर की ओर जा रहा था। अब आप लोग बात करें कि आंसर वीपी क्या है, वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब। अब इसमें वाष्प दाब का क्या मांग हो सकता है, यानी कि ऑस्मोसिक परासरण पढ़ लिए। अब इसमें वाष्प दाब का क्या हो सकता है, तो इसके लिए एक नया टॉपिक कौन सा बन जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि वाष्प परासरण दाब। अब परासरण दाब क्या है, इसके बारे में जानिए। परासरण के बारे में जान गए, अब उसके दाब के बारे में जानिए कि उसका दाब क्या है। उसका दाब पर ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब पर, परासरण पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखिए। अब आइए, ऑस्मोसिक पढ़ लिए थे, अब ऑस्मोटिक पढ़ेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब क्या है, देखिए, वह न्यूनतम बाहरी दबाव क्या बोले कि वह न्यूनतम बाहरी दबाव जिसे विलयन की ओर लगाने पर
क्या बोले कि वह न्यूनतम बाहरी दाब जिसे विलयन की ओर लगाने पर सॉल्वेंट के अणु एसपीएम यानी कि अर्ध पारगम झिल्ली से होकर प्योर सॉल्वेंट की ओर प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर वह न्यूनतम बाहरी दाब जिसे विलयन की ओर लगाने पर यानी कि बाहरी दाब जब विलयन पर लगाएंगे तब सॉल्वेंट के अणु अर्धपारगम झिल्ली से होकर प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जाने की घटना केवल बंद हो जाती है तो उसे परासरण दाब कहते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे ये लैंग्वेज से, क्योंकि हमारा लैंग्वेज उतना भास्ट है नहीं और आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा के याद दीजिए। वह न्यूनतम बाहरी दाब यानी कि न्यूनतम, अधिकतम नहीं, न्यूनतम बाहरी दाब जिसे विलयन की ओर लगाने पर यानी कि सॉल्यूशन विलयन की ओर लगाने पर सॉल्वेंट के अणु एसपीएम से होकर प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जाने की घटना केवल बंद हो जाती है, यानी कि सिर्फ रुक जाती है, यानी ना वो पर जाएगा ना ये पर आएगा। कौन सा? प्योर सॉल्वेंट केवल रुक जाती है। ये सेंटेंस को पढ़िए, सॉल्यूशन की ओर जाने की घटना केवल बंद हो जाती है तो उसे परासरण दाब कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब। यहाँ पर फिगर बनाएंगे। यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली लगाए, ठीक है। इधर सॉल्वेंट लिए, इधर सॉल्यूशन। ठीक है, ये परासरण बनाए। अब इस पर दाब लगाएंगे। क्या बोले थे यहाँ पर? जिस पर विलयन की ओर, यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट है और यहाँ पर सॉल्यूशन है, यानी यहाँ पर सॉल्यूशन अर्थात विलयन। तो दबाव हम लोग कहाँ पर लगाएंगे? यहाँ पर। तो यहाँ पर दबाव लगाएंगे हम लोग, जैसे इतना सारा विलयन है, ठीक है, और ये दबाव हम लोग लगाएंगे करके ऊपर से दावे। तो दावे ये आपका पीएम हो गया, ठीक है। जब दबाव इधर लगाए, जब ये दबाव इस पर लगाए सॉल्यूशन पर, तो क्या देखे कि प्योर सॉल्वेंट जो है इधर जो सॉल्यूशन की ओर आ रहा था वो सिर्फ केवल जो है रुक गया। दबाव जब लगाए तो प्योर सॉल्यूशन क्या हुआ? ये एसपीएम मेरा क्या कर दिया कि रोक दिया, ना उधर जाने दिया ना उधर जाने दिया, सिर्फ रोक दिया। तो इस घटना को क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर अर्थात परासरण दाब, ठीक है। तो ये आपका हो गया
फिगर। अब आइए, इससे कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र निकलता है और कुछ नॉमरिकल बनता है ऑस्मोटिक प्रेशर से। यानी 5 ml आपका सॉल्यूशन दिया तो उसका आपको ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रसरण दाब पूछेगा, वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, उसके लिए सूत्र पहले लिखिए और सूत्र को प्रूव कर देंगे यहाँ पर। बॉयल्स लॉ, यानी बॉयल्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। और एक चीज यहाँ पर कि प्रसरण दाब इसको कैसे सूचित किया जाता है, इसे जो है कैसे सूचित किया जाता है, पाई से। किया जाता है पाई से। तो वॉल्यूम समानुपाती 1/, प्रसरण दाब, इसको ऐसे सूचित किया जाता है, प्रसरण दाब। ठीक है, तो वॉल्यूम समानुपाती 1/, प्रसरण दाब किसके अनुसार, फॉर बॉयल्स लॉ। आइए अब फॉर चार्ल्स लॉ के अनुसार, फ्रॉम चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम समानुपाती टेम्परेचर, इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। यानी आयतन समानुपाती होता है किसका, ताप का। अब किसके अनुसार, फ्रॉम एवोगाड्रो के अनुसार। फ्रॉम एवोगाड्रो लॉ, इसका लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम समानुपाती नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल को जो है एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, वॉल्यूम समानुपाती नंबर ऑफ मोल, ये 3 इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, वॉल्यूम समानुपाती 1/, प्रसरण दाब, वॉल्यूम समानुपाती टेम्परेचर, वॉल्यूम समानुपाती नंबर ऑफ मोल, यानी कि मोल का समानुपाती, आयतन मोल का समानुपाती होता है। ठीक है, अब आइए तीनों क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से। तो वॉल्यूम क्या था फर्स्ट इक्वेशन, वॉल्यूम समानुपाती 1/, प्रसरण दाब, ये था मेरा यहाँ करके इक्वेशन फर्स्ट, इंटू टी इंटू टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल। क्योंकि यहाँ पर ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, तीनों वॉल्यूम हुआ, 3 वॉल्यूम हुआ और एक कॉमन ले लिए। ठीक है, एक वॉल्यूम जो है मेरा कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया, समानुपाती, तो सब में समानुपाती है, तो यहाँ पर समानुपाती वॉल्यूम, यहाँ पर सब में समानुपाती है तो समानुपाती ले लिए, और सब लिख लिए 1/, पाई इंटू टेम्परेचर इंटू एन, यानी कि नंबर ऑफ मोल। ये 3 चीज ले लिए। अब आइए, अब ये प्रसरण दाब हमको निकालना है, तो ये प्रसरण जिसको निकालना हो उसको बाहर, यानी कि प्रसरण दाब इंटू वॉल्यूम समानुपाती टेम्परेचर इंटू नंबर ऑफ मोल। ठीक है, प्रसरण दाब इंटू वॉल्यूम समानुपाती टेम्परेचर इंटू नंबर ऑफ मोल, यहाँ पर जिसको एन से सूचित किया जा रहा था। अब आइए, तो बताए होंगे कि समानुपाती को बराबर में लाने के लिए एक क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर दीजिए आर इंटू टी इंटू एन। ठीक,
आर इन समानुपाती को यहाँ पर बदल दिए कांस्टेंट लिया आर, यहाँ पर बराबर के बदले यहाँ पर समानुपाती के बदले यहाँ पर आर दिए, रेसिस्टेंस यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट जो कहेंगे उसी को कहते हैं, और टी इंटू एन ये हो गया। अब ये तो फाइनली मेरा क्या हो गया, पाई इंटू वी इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी, इसको सिर्फ सजा के लिख दिए, ठीक है। ये मेरा क्या निकला, ये जो है ये भी अभी फाइनली रूप से तैयार नहीं हुई, इस पर भी जो है पूर्णतः परासरण दाब हम नहीं निकाल सकते हैं। अब इसके लिए हमको आगे चलना होगा। पहले ये जान लीजिए कि टी पाई इस सब तो आप जान गए होंगे, पाई यानी कि आपका हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको एक मिनट, यहाँ पर जहाँ क्या था पाई, पाई क्या था परासरण दाब, अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, भी यानी कि वॉल्यूम यानी आयतन, आर यानी गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एन यानी कि नंबर ऑफ मोल। और एक चीज यहाँ पर ताप आप जब भी रखिएगा, ताप जब भी रहेगा कांस्टेंट में, ठीक है। एक चीज आप याद रखिएगा, प्रसरण दाब में जब भी आपको टेम्परेचर रखने बोलेगा तो क्या रखना है कि कोई कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अब आइए फाइनली मेरा वो सूत्र क्या निकला था, पाई इंटू वॉल्यूम इक्वल टू आर इंटू एन इंटू टी, ठीक है। पाई इक्वल टू मेरा क्या निकल गया था, पाई इंटू भी, यही था ना, इक्वल टू आर इंटू भी इंटू टी। ये था नहीं, पाई इंटू भी इक्वल टू क्या था कि एन इंटू आर इंटू टी, ये था। फाइनली मेरा ये निकला था। आप लोग बार गौर से देखिए कि पाई इंटू भी इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी, इसको जो है क्वेश्चन नंबर स्टार मान लीजिए, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, इसको थर्ड मान लिया। अब आइए पाई इक्वल टू मेरा हो सकता है एन इंटू आर इंटू टी बटे वी, क्या निकला। अब यहाँ पर पाई इक्वल टू एन बटे वी इंटू आर इंटू टी, ये लिख सकते हैं। पाई इक्वल टू एन बटे वी इन, पाई इक्वल टू एन बटे वी इंटू आर इंटू टी, पाई इक्वल टू एन बटे भी यानी कि एम इंटू आर इंटू टी, एन बटे भी इक्वल टू एम, इसको इक्वेशन डबल स्टार मान लीजिए। यहाँ पर चूंकि अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे चूंकि एन बटे भी इक्वल टू एम, यहाँ पर लिखेंगे जहाँ एम मेरा क्या था, मोलरिटी यानी मोलरता अर्थात सांद्रण अर्थात कंसंट्रेशन अर्थात
सी, ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर वेयर टी क्या बोले थे, कांस्टेंट रखने के लिए, ठीक है। तब यहाँ पर टी मेरा क्या रहेगा, सब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टी मेरा क्या रहेगा कांस्टेंट में, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, पाई इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ट्रिपल स्टार। और यहाँ पर टी मेरा क्या है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर मेरा क्या चीज में है, कांस्टेंट में। अब आइए, अब इसी को डिफिनेट कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन ट्रिपल स्टार, डबल स्टार का इक्वेशन क्या है, पाई इक्वल टू एम इंटू आर इंटू टी। टेम्परेचर यहाँ पर क्या बोले थे, कांस्टेंट में, और आर पर क्या था, गैस कांस्टेंट। अब आइए, आर पर मेरा क्या था, पाई इक्वल टू एम इंटू आर इंटू टी, जहाँ पर आर क्या था, गैस कांस्टेंट, टी क्या था, कांस्टेंट, और एम पर मोलरिटी, ठीक है। अब आइए, पाई इक्वल टू एम इंटू के, क्योंकि हम क्या बोले थे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, और आर आपका हो गया गैस कांस्टेंट, तो पाई इक्वल टू एम इंटू के, ठीक है। अब आइए, पाई इक्वल टू के इंटू एम, सिर्फ इसको सीधा करके लिख दिए, पाई इक्वल टू एम इंटू के इंटू एम। अब यहाँ पर पाई समानुपाती एम बटे पाई समानुपाती सी, एम फॉर मोलरिटी, सी फॉर कांस्टेंट, ठीक है। अब आइए, पाई समानुपाती एम बटे पाई समानुपाती इक्वल टू के इंटू, यहाँ पर ये सूत्र निकल गया, ये पर और इस पर भी ध्यान देना है, इस पर भी ध्यान देना है, और इस पर भी ध्यान देना है। यहाँ पर ये तीन सूत्र निकल गया, पाई इंटू भी, यानी कि पाई परासरण दाब के साथ आयतन रहे तो एन इंटू आर इंटू टी निकालना है, ठीक है। और परासरण दाब के साथ परासरण दाब रहे तो एम इंटू आर इंटू टी निकालना है। और जहाँ पर मोलरिटी पूछे, मोलरता पूछे, तब एम इंटू आर इंटू टी निकालना है। और जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो यदि परासरण दाब में टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो सी इंटू आर इन पाई इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी, यानी कि सी इंटू आर इंटू टी, पाई इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी, सी फॉर कांस्टेंट, आर फॉर गैस कांस्टेंट, टी फॉर टेम्परेचर। ये हमको ये तीन सूत्र हो गया इससे। और इससे ये मिलता कि परासरण दाब मोलरिटी का समानुपाती होता है, तो परासरण दाब इक्वल टू कांस्टेंट इंटू मोलरिटी, ये भी हो गया। और यहाँ पर ये भी निकला पाई इक्वल टू के इंटू सी, ये भी है। तो हमको लगता है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं इसको समझ गए होंगे पूरी तरह से, और यदि नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कहाँ पर नहीं समझे, यहाँ पर मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा सा बोले थे ना कि नॉमरिकल, तो अब कुछ नॉमरिकल बनाइए। नॉमरिकल लिखिए आप लोग कि 5 मोलर NaOH के जलीय विलयन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासरण दाब ज्ञात करें। लिखिए आप लोग, हमको लगता है आप लोग बना रहे होंगे, यदि समझ गए होंगे तो आप लोग जरूर बनाइएगा कि 5 मोलर NaOH के जलीय विलयन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासरण दाब ज्ञात करें। कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा इसका आंसर का, तभी हम समझेंगे कि मेरा समझाया हुआ सफल हुआ, ठीक है। जरूर बनाइए आप लोग। यदि नहीं बन रहा है तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, 5 मोलर यानी कि एम इक्वल टू मेरा क्या है 5, और क्या बोला 5 मोलर जलीय विलयन
NaOH के जलीय विलयन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर मेरा क्या बोल रहा है, कांस्टेंट में बोले थे, तो कांस्टेंट यहाँ पर दिया है ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या पूछ रहा है, प्रसरण दाब, इसमें यदि हम क्या बोले थे कि यदि ताप कांस्टेंट रहे तो कौन सा सूत्र लगाने के लिए, तो पहले 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज कर दीजिए, तो 27 प्लस 273 केल्विन। ठीक है, तो मेरा यहाँ जाकर के फाइनली क्या हुआ, 300 केल्विन। केल्विन हुआ। तो अब निकालिए रेट, यानी कि गैस कांस्टेंट, रेट इक्वल टू 0.0821 लीटर इंटू एटीएम पर केल्विन, और यानी कि गैस कांस्टेंट इक्वल टू 0.082 लीटर इंटू एटीएम पर केल्विन। अब पाई का मान बताइए, पाई इक्वल टू 1, तो पाई इक्वल टू क्या बोले थे, m इंटू आर इंटू टी, ये बोले थे जब टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट में रहे और यहाँ पर दिया हो। तो आइए, तो m मेरा कितना है, 5 गुने और कितना है 0.0821 गुने 300। टेम्परेचर इसको हम केल्विन में चेंज कर दिए, R हो गया गैस कांस्टेंट और M हो गया मोलरिटी। तो इसको गुना कीजिएगा, तो यहाँ अगर 24 63 गुने 5, तो वन पॉइंट 2315 पर एटीएम। वन एटीएम यानी कि एटमॉस्फेरिकल, यानी कि वातावरणीय दाब, इतना वातावरणीय दाब हुआ उसका आंसर। ठीक है, अब आप लोग सेकेंड लिखिए, लिखिए 350 केल्विन ताप पर 350 केल्विन ताप पर ग्लूकोज के 10 मोलर जलीय विलयन का प्रसरण दाब ज्ञात करें। क्या बोले कि 350 केल्विन ताप पर ग्लूकोज के 10 मोलर जलीय विलयन का प्रसरण दाब ज्ञात करें। बनाइए आप लोग और कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए इसका। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, क्या है नेक्स्ट टॉपिक। जैसे ये टॉपिक पढ़े, ठीक है, अब कोई चीज का उल्टा, यानी एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव, तो हम लोग इसके रिवर्स यानी कि उल्टा यानी कि निगेटिव पढ़ेंगे। तो विलोम, रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि विलोम प्रासरण। अब विलोम प्रासरण क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये विलोम, उसके बारे में हम ये पढ़े थे कि जब जब एसपीएम के द्वारा प्योर सॉल्वेंट को प्रेशर दिया जाता है, बीपी दिया जाता है, तो प्योर सॉल्वेंट क्या होता है, इसे रुक जाता है। तो इस प्रकार की घटना को प्रसरण दाब कहते हैं। ठीक है, और प्रसरण में ये पढ़े थे कि जब प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को लेते हैं, लेकर उसमें यदि आप पारगम झिल्ली लगाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि प्योर सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन की ओर जा रही है, यानी कि हायर से लोअर की ओर जा रही है, हायर से लोअर की ओर जा रही है। लेकिन वेपर प्रेशर अर्थात वाष्प दाब, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है कि हायर से लोअर की ओर जा रही है, यानी वेपर प्रेशर उसका चेंज था। और क्या देखिए, हायर से इसमें लोअर की ओर जा रहा है, और शुद्ध से शुद्ध प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की ओर जा रहा है। ठीक है, अब ये विलोम प्रसरण क्या है, लिखिए। जब विलयन की ओर, लिखिए आप लोग, जब विलयन की ओर लगाया गया
बाहरी दबाव प्रसरण दबाव से अधिक हो जाता है। क्या बोले, जब विलयन की ओर लगाया गया दबाव, यानी विलयन की ओर हम दबाव लगाए तो क्या हुआ कि ये बाहरी दबाव प्रसरण दबाव से अधिक हो गया। देखिए, जब विलयन की ओर लगाया गया दबाव बाहरी दबाव से प्रसरण दबाव अधिक हो जाता है, तब विलोम प्रसरण कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं, विलोम प्रसरण। और सोलवेंट के अणु एसपीएम से होकर सॉल्यूशन से सोलवेंट की ओर जाने लगती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, विलोम प्रसरण। इसका फिगर बनाइए। यहाँ पर लिए, यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली लगाए, अर्धपारगम यहाँ पर झिल्ली लगाए। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग डिफिनेशन को मिला लीजिए कि जब विलयन की ओर लगाया गया बाहरी दबाव प्रसरण दबाव से अधिक हो जाता है, तब विलोम प्रसरण की घटना होती है। तब क्या होती है, विलोम प्रसरण की घटना होती है और सॉल्वेंट के अणु एसपीएम से होकर सॉल्यूशन से, यानी कि सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर आने लगती है। तो इस घटना को क्या कहेंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि विलोम प्रसरण। इसका फिगर बनाइए। ये मेरा हो गया एसपीएम अर्धपारगम झिल्ली जिसको कहेंगे। ठीक है, प्योर वाटर हो गया, और यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन मान लीजिए कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, और इस पर जो है हम दबाव दिए, यहाँ पर ये फूल है यहाँ पर। ठीक है, ये दबाव लगाए, दबाव लगाने के लिए हमको ये निकालना होगा। ठीक है, इधर से दबाव दिए, यहाँ पर ये एयर आ रहा है इधर, यहाँ पर इसमें सॉल्यूशन पर दबाव दिए, प्रसरण दबाव। ठीक है, यहाँ पर एक नल भी बना लीजिए, जो शुद्ध वाटर होगा वो निकलते रहेगा इधर। ठीक है, ये इधर से पानी निकलने लगा, शुद्ध वाटर यानी कि प्योर सॉल्वेंट निकलने लगा। ये आपका हो गया फिगर आउट। रिवर्स ऑस्मोसिस, विलोम प्रसरण। और ये जब इधर प्रेशर दिए तो ये मेरा क्या निकला, प्योर वाटर। तो ये इसका पैदा करके फाइनली फिगर हो गया। ये क्या हुआ, रिवर्स का फाइनली फिगर। यहाँ पर जब ये प्रेशर दी तो यहाँ पर क्या देखे कि प्योर वाटर इधर से निकल रहा है। तो उसका परिभाषा में ये लिखा हुआ है कि जब विलयन की ओर लगाया गया बाहरी दाब प्रसरण दाब से अधिक हो जाता है, तब सॉल्यूशन की ओर लगाया गया दबाव प्योर
सॉल्वेंट की ओर ये जो दबाव है, जब हम ये दबाव लगाए प्योर सॉल्वेंट की ओर कुछ अंश एसपीएम से होकर बाहर की ओर आने लगता है, तो इसे क्या कहेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि विलोम परासरण। और इसका कल अब हम इसका टाइप बताएंगे कितने टाइप का है, ठीक है। और आप लोग दिमाग लगाइए कितने टाइप का ये हो सकता है। और जितना से जितना हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। फिर हम कल मिलते हैं पुनः 12 बजे, ठीक है। और आप लोग हमारे जितने भी हम न्यूमेरिकल देते हैं आप लोग सब बनाइए, सब कंपटीशन में पूछा गया न्यूमेरिकल है। और सब बहुत सारा IIT से में ये क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल सब। और आप लोग बनाइए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।